भैया, क्या कर रहे हो? मैं आदि मानव के बारे में फिल्म देख रहा हूँ। मुझे आदि मानव के जीवन के बारे में लेख लिखना है। ये आदि मानव कौन है? धरती पर प्रारंभ में जो मानव थे उन्हें आदि मानव कहा जाता है। तुम यह फिल्म देखो, जानकारी मिलेगी। साक्षी और उसके भाई ने बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात समझी। साक्षी के भाई ने कॉपी में लिखकर आदि मानवों के बारे में जानकारी एकत्र की थी। यह जानकारी दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझेगा। इस प्रकार बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचार व्यक्त करना भी भाषा है। आपने देखा कि आदि मानव संकेतों से अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। प्रारंभ में इसी प्रकार संकेतों से अपनी बात स्पष्ट की जाती थी। आज भी अनेक भाव संकेतों से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार बस का कंडक्टर भी सीटी बजाकर चालक को बस को चलाने या रोकने का संदेश देता है, किंतु इन संकेतों से किसी बात, भाव या विचार को बहुत स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता है। भाषा का उद्देश्य मन के विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। इसमें बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर तथा दिखाकर और देखकर भावों को समझा और समझाया जाता है। कक्षा में अध्यापक बोलकर और छात्र सुनकर, लेखक पुस्तकों में लिखकर और पाठक यानी छात्र उसे पढ़कर, यातायात नियंत्रण में अथवा गूंगों बहरों की बातचीत में संकेतों को दिखाकर और देखकर मन के विचारों को आपस में समझते और समझाते हैं। अतः कहा जा सकता है, जिन साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। सारे संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि। भाषा के रूप। हम सामान्य रूप से अपनी बात बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी बात सुनकर या पढ़कर समझता है। इस आधार पर भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक भाषा। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के दो अंग हैं। मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप है। मनुष्य इसे अनुकरण द्वारा सरलता से सीख लेता है। अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों प्रकार के लोग भाषा के इस रूप का एक समान रूप से प्रयोग करते हैं। यह भाषा का सबसे पुराना रूप है। आपस की बातचीत, भाषण, वाद विवाद, अंताक्षरी, प्रश्नोत्तरी, दूरभाष पर बातचीत, रेडियो कार्यक्रम आदि मौखिक भाषा के व्यवहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है, भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा। पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के दो अंग हैं। भाषा का यही रूप भाषा को सुरक्षित रखता है और उसे मानक रूप प्रदान करता है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना, लेख, कहानी, पत्र, समाचार पत्र, साहित्य, दूरदर्शन पर दिखाई गई लिखित सूचना, सूचना पट पर लिखी सूचनाएं आदि लिखित भाषा के व्यवहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है, भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा। भाषा का एक और महत्वपूर्ण रूप है जिसे सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग भी दैनिक जीवन में खूब होता है, किंतु यह व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है। इसमें एक व्यक्ति संकेत के द्वारा अपने भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति देखकर और सुनकर उन्हें समझता है। यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, परेड का संचालन, ड्रम या सीटी के द्वारा व्यायाम, संगीत निर्देशन आदि सांकेतिक भाषा के व्यवहारिक उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है, भाषा के जिस रूप में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भाव ग्रहण करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। मातृभाषा। बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है उसमें बोली जाने वाली भाषा वह अपने आप धीरे धीरे सीख जाता है। एक सिख परिवार का बच्चा पंजाबी बोलने लगता है और गुजराती परिवार का बच्चा गुजराती। ये उनकी मातृभाषाएं हैं। इसे व्यक्ति अनुकरण द्वारा स्वयं सीख लेता है। अतः कहा जा सकता है, घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा।
किसी भी देश के राजकाज या शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के अनेक राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अंडमान निकोबार में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। मानक भाषा भाषा की एक रूपता के लिए विद्वान एवं शिक्षाविद भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान करते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की एक रूपता को बनाए रखने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानव वर्तनी का निर्धारण किया है, जिसके मुख्य बिंदुओं को पुस्तक के अंत में परिशिष्ट के रूप में दिया गया है। मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बोली। मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। बच्चों, सूरदास ने यह पद किस बोली में लिखा है? ब्रज भाषा में। शाबाश। अच्छा बताओ, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस में लिखा? अवधी में। इस बातचीत से हमें ब्रज और अवधी 2 बोलियों की जानकारी हुई। हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं। आइए जानें बोली किसे कहते हैं। बोली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है। बोली और भाषा में अंतर। बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है। 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही इसमें परिवर्तन आने लगता है। बोली में अक्सर बहुत अधिक लिखित साहित्य की रचना नहीं की जाती है। किसी किसी बोली में लोकगीतों आदि के रूप में कुछ साहित्य उपलब्ध है। भाषा का रूप स्थायी होता है, वह क्षेत्र के अनुसार नहीं बदलती है और उसमें बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना होती है। हालांकि मध्यकाल में अवश्य ही महाकवि सूरदास और तुलसीदास ने ब्रज और अवधी में उच्च कोटि की साहित्य रचना की। लिपि ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर और स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा लिपि: संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, हिंदी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। हिंदी भाषा के महत्व से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड और मलेशिया आदि देशों में खूब बोली जाती है। फिजी में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चीनी को मंदारिन यानी चीनी भाषा के पश्चात हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। सन 1991 की जनगणना के विश्लेषण के आधार पर अनेक विद्वान हिंदी को विश्व की सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मानते हैं। हिंदी और संस्कृत विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषाएं हैं। इन्हें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जब एक विश्व भाषा की बात की जाती है तो केवल हिंदी में ही विश्व भाषा बनने का सामर्थ्य दिखाई देता है। भाषा और साहित्य। लिपि के विकास के साथ मनुष्य ने अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में संजोकर रखना आरंभ कर दिया, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां उन विचारों अथवा ज्ञान से परिचित हो सकें। यही संचित ज्ञान साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, अर्थात ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के भेद। साहित्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। गद्य साहित्य। साधारण और सरल भाषा में संचित ज्ञान के कोश को गद्य साहित्य कहा जाता है। इसमें लय, तुक, छंद आदि की कोई अनिवार्यता नहीं होती। पद्य साहित्य। कविता में लिखे साहित्य को पद्य या काव्य साहित्य कहा जाता है। पद्य क्योंकि गेय, भावपूर्ण और कर्णप्रिय होता है, इसलिए इसे गद्य की अपेक्षा याद रखना सरल होता है।
व्याकरण प्रत्येक भाषा में अलग अलग ध्वनियों यानी वर्णों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रत्येक भाषा में इनकी रचना से संबंधित नियम भी अलग अलग होते हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा को एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के विभाग या अंग। व्याकरण के 4 मुख्य विभाग हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों, उनके उच्चारण और शब्द बनाने से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना और रूपांतर से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। पद विचार, इसमें कारकों एवं प्रत्ययों से युक्त शब्द, उनकी रचना, पदभेद, रूपांतर और प्रयोग से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य के स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण, संश्लेषण तथा रचना आदि से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। याद रखें, विचारों के आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। जो भाषा बच्चा अपनी माता और परिवार से सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा में एक रूपता रखने के लिए निर्धारित किया गया रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। ध्वनियों के लेखन के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के स्वरूप को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।